एक बार पुनः सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था व्यापार का अधिग्रहण, जिसमें अभी तक हमने देखा कि जब एक नव स्थापित कंपनी किसी जमे जमाए व्यापार को क्रय करती है तो उसे हम व्यापार का अधिग्रहण करना कहते हैं। जब एक क्रेता कंपनी द्वारा किसी विक्रेता के व्यापार को क्रय किया जाता है तो बदले में क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। वह क्रय प्रतिफल दो विधियों द्वारा निकाला जाता है, नेट पेमेंट मेथड और नेट असेट मेथड। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जब एक व्यापार का अधिग्रहण किया जाता है तो क्योंकि एक जमे जमाया व्यापार को क्रय किया जा रहा है तो उस कंडीशन में उस व्यापार की ख्याति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो हम देखेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि हमने देखा कि क्रय प्रतिफल निकालने की दो मेथड होते हैं, एक तो नेट पेमेंट मेथड और एक नेट असेट मेथड। तो जब हम नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो परचेज कंसीडरेशन है वो आपसी समझौते के द्वारा निर्धारित किया जाता है। माना कि दोनों पार्टीज़ के बीच में तय हुआ कि क्रय प्रतिफल 15 लाख रुपए होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस कंडीशन में परचेज कंसीडरेशन कितना है, 15 लाख रुपए है, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन 15 लाख रुपए हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस व्यापार का मूल्य कितना है। उस व्यापार का मूल्य मतलब उसकी नेट असेट कितनी है, ठीक है। नेट असेट निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको नेट असेट मेथड के अंदर बता चुकी हूँ। तो उस परचेज कंसीडरेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा उस व्यापार की नेट असेट से। मान लेते हैं कि उसकी नेट असेट्स कितनी है, 14 लाख। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यापार खरीदा जा रहा है क्रेता कंपनी द्वारा उसकी वैल्यू कितनी है, आज की तारीख में 14 लाख रुपए है। लेकिन उसके बदले में भुगतान कितना किया जा रहा है, 15 लाख रुपए भुगतान किया जा रहा है। मतलब 1 लाख रुपए का ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि ज़्यादा भुगतान क्यों करेगा, क्या क्रेता कंपनी मूर्ख है कि वो ज़्यादा भुगतान करेगी। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक जमा जमाया व्यापार क्रय कर रही है, ख्याति प्राप्त व्यापार क्रय कर रही है, तो वो जो 1 लाख रुपए ज़्यादा भुगतान कर रही है वो किसी और चीज़ की नहीं है। किसके पेमेंट किया जा रहा है, इस 1 लाख रुपए गुडविल के लिए। तो सीधी सी दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अगर परचेज कंसीडरेशन जो कि नेट पेमेंट मेथड के द्वारा निकाला गया है अगर नेट असेट से ज़्यादा है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहा जाएगा, गुडविल कहा जाएगा। तो गुडविल का हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। मान लेती हूँ कि परचेज कंसीडरेशन आपसे समझौते द्वारा कितना निर्धारित हुआ है, 12,50,000। लेकिन उस व्यापार की वैल्यू कितनी है, 14 लाख रुपए, ठीक है। इसका मतलब उस व्यापार जो हमने क्रय किया है वो है तो 14 लाख रुपए का, लेकिन उसके बदले में भुगतान कितना करना है, हमें कम भुगतान करना है, 12,50,000 ही भुगतान करना है। तो जो 1.5 लाख रुपए का हमें कम भुगतान करना है वो एक तरीके से क्रेता कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट की कंडीशन हो गई। किसकी, लाभ की कंडीशन हो गई कि व्यापार तो आ रहा है हमारे पास में 14 लाख का, जो व्यापार क्रय किया है उससे जो हमें शुद्ध संपत्तियां प्राप्त हो रही है वो तो है 14 लाख की, लेकिन भुगतान कितना करना पड़ रहा है, 12.5 लाख का ही भुगतान करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से 1.5 लाख का उस कंपनी के लिए, उस क्रेता कंपनी के लिए
लाभ हो जाता है, और क्योंकि वो व्यापार क्रय करते समय हुआ हुआ लाभ है तो वो एक तरीके से पूंजीगत लाभ होता है। क्या होता है? पूंजीगत लाभ होता है, और उसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ख्याति की जस्ट उल्टी कंडीशन है कैपिटल रिजर्व। ख्याति एक तरीके से क्या होता है? पूंजीगत हानि है, पूंजीगत लागत लग रही है। किसके लिए? ख्याति के लिए। व्यापार की वैल्यू थी 14 लाख रुपए, लेकिन हमें भुगतान करना पड़ रहा था 15 लाख रुपए। तो 1 लाख जो हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था या ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा था, वो बिकॉज ऑफ गुडविल भुगतान करना पड़ रहा था। इसीलिए उस 1 लाख को हमने क्या माना? गुडविल माना। लेकिन अगर उसकी उल्टी कंडीशन है, अगर हमें कम भुगतान करना पड़ रहा है, तो वो 1-1.5 लाख रुपए का एक तरीके से क्या हो जाएगा? उस विक्रेता कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ हो जाएगा, और वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। किसी भी एक व्यापार के अधिग्रहण में या तो गुडविल होगी या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ मैं क्लियर, कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व तभी रेज होंगे जब हमने परचेज कंसिडरेशन आपसे समझौते के द्वारा, मतलब नेट पेमेंट मेथड से निकाला है। अगर परचेज कंसिडरेशन हमने नेट असेट्स मेथड से निकाला है, तो सीधी सी बात है, परचेज कंसिडरेशन भी उतना ही होगा जितनी नेट असेट है। और जब हम उसको नेट असेट से ही कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी अंतर बनेगा नहीं, डिफरेंस बनेगा नहीं। तो वहाँ पे ना तो गुडविल होगी ना ही कैपिटल रिजर्व होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हमने परचेज कंसिडरेशन उतना ही माना है जितना उस व्यापार की वैल्यू है। 14 लाख उस व्यापार की वैल्यू है तो हमने भुगतान भी 14 लाख ही किया है। अगर 12.5 लाख उस व्यापार की वैल्यू है तो हमने भुगतान भी 12.5 लाख रुपये ही किया है। तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो वहाँ पर ना तो गुडविल रेज होगी और ना ही कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व तभी रेज होती है जब परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट के थ्रू निकाला जाता है। और नेट असेट्स निकालने का तरीका मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि जब एक क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता का व्यापार क्रय किया जाता है तो उसकी पुस्तकों में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, मतलब जो व्यापार को क्रय करने वाली कंपनी है वो क्या क्या अपनी किताबों में व्यापार क्रय की, व्यापार अधिग्रहण की एंट्रीज पास की करती है। तो सबसे पहली बात तो जब वो व्यापार क्रय करेगी तो व्यापार क्रय का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो विक्रेता व्यापार है उसकी सारी असेट्स आपकी हो जाएगी और साथ में दायित्व भी आपके हो जाएंगे। तो जब विक्रेता व्यापार की संपत्तियों को परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में लेके आती है तो पहली एंट्री क्या करते हैं व्यापार क्रय करने की? असेट्स अकाउंट डेबिट। और साथ में लायबिलिटीज़ भी आती है तो करते हैं, लायबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू करेंगे लायबिलिटीज़ अकाउंट। जितना भी परचेज कंसिडरेशन हमें भुगतान करना है तो उसे करेंगे टू वेंडर अकाउंट। असेट्स अकाउंट डेबिट, व्यापार क्रय की, व्यापार क्रय करने की क्या एंट्री पास की जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अब असेट्स अकाउंट में अलग अलग प्रकार की असेट्स होगी। जो जो संपत्तियां क्रेता कंपनी के द्वारा क्रय की गई है सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को हम क्रेता कंपनी की पुस्तकों में डेबिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अगर सारी संपत्तियां क्रय की गई है तो सारी संपत्तियों को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। अगर कुछ संपत्तियां छोड़ी गई है तो उन छोड़ी गई संपत्तियों को यहाँ पर डेबिट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि जो जो क्रय की गई है संपत्तियां उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। किस मूल्य पे करेंगे ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर रीवैल्यूएशन प्राइस अगर है तो रीवैल्यूएशन प्राइस पे डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन प्राइस नहीं है तो इसका मतलब है कि क्रेता कंपनी पुस्तक मूल्य पे ही उन संपत्तियों को क्रय कर रही है, तो बुक वैल्यू से हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। टू करेंगे लायबिलिटीज़। उसमें भी वही बात है कि जो जो दायित्व क्रेता कंपनी के द्वारा क्रय किए गए हैं उन लायबिलिटीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और वैल्यू के बारे में फिर से वही बात, रिवैल्यूएशन प्राइस अगर दे रखी है तो उस वैल्यू पे क्रेडिट करेंगे, नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू पे करेंगे। टू वेंडर में कौन सा अमाउंट आएगा?
परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आता है, क्रय प्रतिफल का अमाउंट आता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्रय प्रतिफल दो मेथड से निकालते हैं। अगर क्रय प्रतिफल नेट असेट मेथड से निकाला है, किससे निकाला है? नेट असेट्स मेथड से निकाला है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर नेट असेट्स के बराबर ही परचेज कंसिडरेशन होता है। नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो इसके बराबर ही क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन होगा। तो उस कंडीशन में कुछ भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं होती है। मान लेते हैं कि नेट असेट्स कितनी थी, टोटल असेट्स कितनी ली है उसने? 15 लाख की ली है। असेट्स कितने रुपए की ली है? 15 लाख की ली है। और लायबिलिटीज़ कितने की ली है? 1 लाख की ली है। तो सीधी सी बात है, 15 लाख माइनस 1 लाख, नेट असेट्स कितनी हुई? 14 लाख, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन भी कितना होगा? 14 लाख। तो उस कंडीशन में एंट्री बराबर हो रही है, वहाँ पे ना तो गुडविल होगा और ना ही कैपिटल रिजर्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम परचेज कंसिडरेशन को हम नेट पेमेंट मेथड से निकालते हैं। तो उस कंडीशन में नेट असेट्स परचेज कंसिडरेशन के इक्वल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन 14 लाख नहीं होकर, ठीक है, कितना हो जाता है? अगर 16 लाख का हो जाता है। कितने का है परचेज कंसिडरेशन? 16 लाख का। तो 17 लाख से क्रेडिट हुआ, 15 लाख से डेबिट हुआ, इसका मतलब 2 लाख क्या हो जाएगी यहाँ पर? गुडविल। जो हमने अभी इसी लेक्चर में पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बात करी थी, तो इस एंट्री में क्या आ गया? गुडविल आ गया 2 लाख रुपए से, ठीक है। और जस्ट इसकी उल्टी कंडीशन अगर होती है, अगर ये 13 लाख रुपए ही होता है परचेज कंसिडरेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 15 लाख से हमने डेबिट किया है, 14 लाख से क्रेडिट किया है, तो 1 लाख से और क्रेडिट आएगा। दैट मीन्स वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो इस तरीके से एंट्री में लाई जाएगी। गुडविल डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। आपने देखा कि जब गुडविल था तो कैपिटल रिजर्व नहीं था, कैपिटल रिजर्व था तो गुडविल नहीं था, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम व्यापार को क्रय करने की एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। दूसरा, क्रय प्रतिफल को भुगतान किया जाएगा। तो क्रय प्रतिफल भुगतान करने की क्या एंट्री होगी? हमने क्रय प्रतिफल को वेंडर अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो भुगतान करने के लिए हम क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब उसके बदले में क्या क्या पेमेंट किया जा रहा है? क्रेता कंपनी अपनी कंपनी के शेयर देती है, तो 2 करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल देती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो 2 कर सकते हैं हम यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट। अगर कैश दिया जाता है तो कैश कर देंगे, अगर चेक दिया जाता है तो 2 बैंक कर देंगे। एक और बात, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, तो साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन को भुगतान करने की एंट्री यहाँ पर क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर्स, टू कैश, टू बैंक। ज़रूरी नहीं है कि सारी मदें यहाँ पे आएगी। ये मोड ऑफ पेमेंट है, जिस भी तरीके से भुगतान किया जा रहा है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं तो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। कभी कभी क्रय प्रतिफल का भुगतान नियत तिथि को नहीं किया जाकर लेट अगर करता है तो साथ में ब्याज भी दिया जाता है। तो अगर ब्याज भुगतान किया जाता है तो ब्याज भुगतान करने की यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? वो ब्याज परचेजिंग कंपनी के लिए खर्चा होगा, तो खर्चे को हम यहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं? इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी व्यापार को क्रय करने की निम्नलिखित एंट्रियाँ यहाँ पर की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच।